बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। देखिए, जहाँ तक इस सीक्वेंस का सवाल है, जैसा कि आपने पिछला देखा, पिछले वाले लेक्चर में, उसी तरीके का इसमें भी होगा। ठीक है, तो अ सीक्वेंस an is said to be bounded below sequence, ठीक है, if there exists a real number L belongs to R such that an greater or equal to L for all n belongs to n। इसका मतलब फॉर ऑल n बिलोंग टू n का मतलब क्या होता है कि वन हो, a1 हो, चाहे a2 हो, चाहे a3 हो, जो भी हो सब l से ग्रेटर होने चाहिए। तो इसे हम बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहते हैं। मतलब एक सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन याद रहे मैंने अभी आपसे क्या बोला, जैसे मैं इसमें ले लूँ फॉर एग्जांपल an बराबर 1/n ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो an बराबर 1/n ले लिया जाएगा। तो अगर 1/n ले लिया जाएगा तो इससे क्या मिलेगा आपको, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट डॉट डॉट। बताइए क्या मिलेगा लास्ट में, जीरो। लेकिन जीरो तो इस सेट में होगा नहीं। मैंने आपसे क्या बताया था, जीरो सेट में क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर देखा जाए तो पहले जीरो आएगा फिर वन आएगा, है ना। 1 है, 1/2 इसका आधा यहाँ पे होगा, 1/3 थोड़ा और पहले आ जाएगा, 1/4 थोड़ा और पहले आ जाएगा, 1/5 थोड़ा और पहले आ जाएगा, 1/6 थोड़ा और पहले आ जाएगा, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/1 करोड़, सब इसके पास आएगा। ठीक है, जीरो के पास जाके इकट्ठा सब होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। यानी जीरो 1 अगर हम लिख दें 1 के आगे वाले 31 जीरो लिख दिया जाए तो 10⁻³ है। इसको ज़ीरो नहीं कहेंगे, जीरो के पास ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि अगर ये आपका ज़ीरो कह दिया तो आपका इलेक्ट्रॉन है, आपको याद है ना इलेक्ट्रॉन का मास समथिंग इंटू 10⁻³ होता है ना। तो अगर ये जीरो तो वो इलेक्ट्रॉन का मास जीरो, इलेक्ट्रॉन का मास जीरो, तो भाई सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं तो एटम नहीं, एटम नहीं तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नहीं तो पार्टिकल नहीं, पार्टिकल नहीं तो दुनिया नहीं। यानी सबसे छोटा जिसको आप निगलेक्ट करते हो ना, वो कंपेरेटिवली निगलेक्ट करते हो। कंपेरेटिव निगलेक्ट करने का मतलब समझे, जैसे आप गोल्ड स्मिथ यानी जो भी सुनार है उसकी दुकान पे जाते हैं और सोना लेने जाते हैं, तो जब तराजू पे तोलते हैं तो आधा से आधा ग्राम को भी तोल लेता है वो। लेकिन वही तो अब जाओगे आलू खरीदने दुकान पे तो आप आधा ग्राम, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 15 ग्राम तक ऐसे ही छूट जाता है। तो वो जो वस्तु है वो वैल्यूएबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप किसे छोड़ देते हो। लेकिन मैथमेटिक्स कहता है कि माइक्रो से माइक्रो चीज़ों को याद रखिएगा। और रियल एनालिसिस बहुत ब्रॉड है, रियल एनालिसिस जो है आपका बहुत ब्रॉड है। अभी रियल एनालिसिस का अध्ययन सोचिए, आप बीएससी में करेंगे, अभी एमएससी में करेंगे, रिसर्च भी करेंगे, लेकिन उसके एक टॉपिक पर रिसर्च करेंगे। टॉपिक तो उसमें न जाने कितने अनगिनत टॉपिक है, लेकिन उस पर रिसर्च करने में उम्र बीत जाएगा एक टॉपिक पर। चर्चा करूंगा मैं जब हम लोग आमने सामने होंगे, तो बहुत लंबी चौड़ी बातें होंगी आपसे, ठीक है ना, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मेरी थोड़ी आदत रही है कि मैं बच्चों को एक लेवल पे ले जाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट तो आप शायद अभी नहीं जानते होंगे, बहुत कुछ जो है गेन कर चुके हैं। तो हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, बट थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास बाधा बन रहा है। बट मैं जब आपका ऑफलाइन क्लासेस होगा तो आपको खुद ही एहसास होगा कि क्या से मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। तो 0 से 1 के बीच में जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं, जितना भी आप कर लीजिए, वो जो भी कितना छोटा छोटा हो, लेकिन वो जीरो कभी नहीं होगा। मतलब इस सेट में जीरो तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखें तो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो जीरो से बड़े हैं, यानी an जो भी है इसके एलिमेंट जीरो से बड़े हैं। देखिए ये बराबर मत लगाइएगा, बराबर का मतलब उस सेट में हो गया, तो जितने भी हैं इससे बड़े हैं, तो जीरो इसका लोअर बाउंड हो गया ना, क्योंकि जीरो तो सबसे छोटा है बट इस सेट में नहीं है। ठीक है, तो ये जीरो होगा किस में, आर में। जैसा कि मैं डेफिनेशन लिखा हूँ, एल बिलोंग्स टू आर। एल को ए एन के अंदर नहीं लिखा मैंने, एल बिलोंग्स टू आर, यानी क्योंकि जो लोअर बाउंड होगा वो ए एन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आर में तो जरूर होगा। जैसा कि ये देखिए जीरो ए एन में नहीं है, लेकिन जीरो आर में तो होता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा लोअर बाउंड या अपर बाउंड को आर में लेकर के चलते हैं।
तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये बताइए लोअर बाउंड इस सेट में है? नहीं, इस सेट में तो नहीं है, लेकिन लोअर बाउंड इसके पास है, वो है 0। ठीक है, भले इस सेट में नहीं है। तो किसी भी सेट का लोअर बाउंड उस सेट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे an बराबर मैं लिख दूँ, ये लिख दूँ -1/n, तो क्या दे देगा? -1 डॉट डॉट डॉट। अब इसका लोअर बाउंड कौन है? -1। क्यों बोल -1? क्योंकि -1 सबसे छोटा है ना? क्योंकि देखिए 0 राइट में हो गया और लेफ्ट में -1 हो गया, तो -1 सबसे छोटा जो कि इस सेट में है। तो आप कैसे लिखेंगे? an के जितने भी एलिमेंट हैं सब छोटे हैं, सॉरी सब बड़े हैं, किससे? -1 से। तो ये बराबर भी कर देंगे, बराबर इसमें है। तो इस तरीके से बाउंडेड बिलो सीक्वेंस और एबव सीक्वेंस आप समझ गए। अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी बाउंडेड सीक्वेंस की। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या है? ये क्या है? तो देखिए जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, बाउंडेड एबव बाउंडेड बिलो, तो जानते हैं जिस सीक्वेंस में दोनों होता है उसी को बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। तो अ सीक्वेंस an is said to be bounded sequence if there exist real numbers L and U such that an less or equal to U greater or equal to L for all n belongs to n। मतलब that is an is bounded above and below both, यानी an आपका बाउंडेड एबव भी हो, बिलो भी हो, दोनों भी हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप दिखाता हूँ, an बराबर 1/n को ही लेता हूँ। तो इसमें क्या मिलेगा? 1, 1/2, 1/3 डॉट 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 डॉट। 0 आएगा लेकिन 0 इस सेट में होगा नहीं, ठीक है ना? तो 0 है, 0 तो एग्जिस्ट करता ही है लेकिन वो इस सेट में है नहीं, सब जाकर 0 के आसपास इकट्ठा हो रहा है, यानी इसका बाउंड्री लिमिट हो गई 0। तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 0 से ग्रेटर an लेस आर इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है ना? इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या है। तो क्या होता है बाउंडेड सीक्वेंस? बाउंडेड सीक्वेंस उस सीक्वेंस को कहते हैं जिसमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सुप्रीमम ऑफ अ सीक्वेंस। इसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। इसको समझने वाली बात यह है, पहले आप ध्यान सुनिएगा। लेट an be a bounded above sequence। पहली बात तो सुप्रीमम के लिए बाउंडेड एबव सीक्वेंस होना जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। देन देयर एग्जिस्ट u belongs to R such that an less or equal to u for all n belongs to n। ठीक है, तो अगर ये बाउंडेड एबव है तो कोई ना कोई रियल नंबर R में जरूर होगा। ठीक है, मान लीजिए u है और u सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना? अब सुनिए, ये बताइए लेट u डैश बिलोंग्स टू R, u से ग्रेटर u डैश हो जाए। अब आप सोचिएगा, रियल नंबर में क्या एक ही नंबर होता है? नहीं, उससे बड़े भी नंबर होते हैं, उससे भी बड़े नंबर होते हैं। तो ऐसा है, तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो an लेस देन आर इक्वल टू u लेस देन u डैश, तो इसको हम an लेस देन u डैश लिख सकते हैं ना? इसका मतलब क्या हुआ? u डैश इज ऑल्सो बी इट्स अपर बाउंड। बोलिए, u भी इसका अपर बाउंड हो गया है ना? तो जब u भी इसका अपर बाउंड हो गया तो इसका क्या मतलब निकला कि अगर किसी भी सीक्वेंस का बाउंडेड एबव है, उसके पास कोई अपर बाउंड है, तो उससे बड़े जो भी रियल नंबर होगा वो भी अपर बाउंड होगा, और इससे भी बड़ा जो रियल नंबर होगा वो भी एन का अपर बाउंड होगा, है कि नहीं? क्योंकि हम जब भी किसी जैसे कोई भी फंक्शन होता है या कोई सीक्वेंस जो भी हो, अगर किसी नंबर से लेस दिखाते हैं फॉर ऑल एन के लिए, तो वो सबसे बड़ा कहा जाता है।
तो ये सबसे बड़ा हो गया। इससे भी बड़ा जो होगा वो भी an, मतलब हम कैसे लिख देंगे, an लेस देन u डबल डैश, तो ये भी अपर बाउंड हो गया, है ना। तो दैट इज रियल नंबर्स greater than u are also be its upper bounds, यानी इसके क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड्स। इसका मतलब जो भी रियल नंबर u से बड़े होंगे सब के सब अपर बाउंड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज we get a set of upper bounds। क्या होगा वो सेट अपर बाउंड्स का, u से ग्रेटर, यानी ये हो जाएगा u या u से बड़े जितने भी होंगे सब के सब उसके अपर बाउंड होंगे। मैंने आपसे क्या बोला कि जो भी u से बड़ा होगा वो सब उसका अपर बाउंड है, u भी उसका अपर बाउंड है, तो u से बड़े, तो सारे अपर बाउंड का हमने कलेक्शन कर लिया। तो देन लीस्ट, यानी इन सारे अपर बाउंड में सबसे लीस्ट, then least among these upper bounds is called least upper bound or supremum। मतलब क्या समझे आप कि कोई भी सीक्वेंस अगर वो बाउंडेड एबव है तो इसका मतलब जो भी बाउंडेड एबव सीक्वेंस है उसमें एक सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, बाकी सब उससे कम होंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो आर का होता है, और आर में भी उससे भी बड़े बड़े एलिमेंट होंगे, तो वो सब भी उस ए एन के अपर बाउंड हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, अपर बाउंड जो था यू वो आर का था, ना कि ए एन का। हमेशा आर का सोच के, ए एन का हो जाएगा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो आर का हमेशा लेकर चलेंगे। तो यू से बड़े आर में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, उन सभी एलिमेंट का कलेक्शन करेंगे क्योंकि वो सब के सब उसके अपर बाउंड होंगे, ठीक है ना। तो यू से इन्फिनिटी तक जितने भी होंगे सब के सब क्या होंगे, उसके अपर बाउंड्स होंगे। इन सारे अपर बाउंड में सबसे लीस्ट कौन होगा, यू होगा, ठीक है। तो यू को हम क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ए एन बराबर 1/n का सुप्रीमम क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 1/3। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 1। और अगर सेट ऑफ अपर बाउंड्स पूछे, सेट ऑफ अपर बाउंड्स तो 1 होगा, अपर बाउंड है। 1 से बड़ा कौन होगा, 1.00001, यानी 1 के जस्ट बाद वाला भी होगा, उसके बाद वाला भी होगा, उसके बाद वाला भी होगा, उसके बाद वाला, तो कंटिन्यूअसली कितने एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट। तो आप ये रखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये सेट ऑफ अपर बाउंड्स हो गया। तो लीस्ट एमंग दीज, इसमें क्या करेंगे, लिस्ट लेंगे, लिस्ट एमंग दीज अपर बाउंड्स इज 1, hence 1 is its सुप्रीमम। समझ गए। तो इस तरीके से ये सुप्रीमम की डिफिनीशन थी। नेक्स्ट इन्फीमम की डिफिनीशन डिस्कस करूंगा मैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी सीक्वेंस पे, ठीक है।